जय हिंद दोस्तों। लगभग 2 साल के अथक प्रयास के बाद में स्वीडन फाइनली यहाँ पर 32वां नाटो मेंबर्स बन चुका है, जिसे लेकर कहा जाता है कि टर्की और हंगरी एक टाइम में स्वीडन की नाटो मेंबरशिप बनने को लेकर बार-बार ब्लॉक कर किया जा रहा था। चाहे हंगरी की बात करें, चाहे टर्की की बात करें। लेकिन फाइनली टर्की हो या फिर हंगरी हो, दोनों कैसे मान गए इतनी आसानी से कि फाइनली विद इन 2 मंथ्स पहले टर्की फिर बाद में हंगरी ने दोनों ने ब्लॉक करना बंद कर दिया और फाइनली यहाँ पर रेटिफिकेशंस को लेकर दोनों देश एग्री हो गए। पूरी कहानी समझने वाले हैं। प्लस यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 32nd एलियंस मेंबर स्वीडन बन चुका है। इसके पहले हम देखें 2022-23 के टाइम में जब फिनलैंड नाटो का मेंबर बना था 31st, और इसके रिगार्डिंग आप मल्टीपल सब आर्टिकल्स देख सकते हैं कि 2 साल के वेट करने के बाद में नाटो का मेंबर किस तरीके से स्वीडन बन चुका है। इवन कि हम यहाँ इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि स्वीडन को यहाँ पर नाटो के मेंबर बनने के बाद में किस तरीके के यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाले हैं। इवन कि यहाँ पर हम एक पॉइंट और हम बात करेंगे कि आज के टाइम में नाटो का मेंबर बनना कितना ये सिग्निफिकेंट है, खासकर आज के जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाटो एक्चुअली है क्या। देखिए, नाटो जो है जिसे 1949 में 4 अप्रैल को बनाया गया था, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत में बनाया गया था, या इसे हम इन शॉर्ट वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। और इसका निर्माण किया, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री एलियंस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत आर्मीज को काउंटर वेट करने के लिए इसे क्रिएट किया गया। अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत में ओरिजिनल जो मेंबर्स थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, ये सारे जो देश है वो शुरुआत के मेंबर्स थे। लेकिन ओवर द टाइम इसमें कंट्रीज जुड़ते गए। आज के टाइम में टोटल 32 इसमें देश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के बारे में कहा जाता है ये एक हर्ट है, ये दिल है खासकर नाटो को लेकर, क्योंकि इसमें बेसिकली मेंशंस है कि किसी एक देश के ऊपर अगर अटैक होता है तो उनके पूरे जो देश है उनके ऊपर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास में होती है कि कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्स करे उस देश के खिलाफ में। और सबसे पहली बार जो आर्टिकल 5 है इसे यूज किया गया था 2001 में, आपको याद हो, को उसामा बिन लादेन जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला किया था, और इसके बाद में इसी के खिलाफ में यहाँ पर आर्टिकल 5 को पहली बार यूज किया गया था। लेकिन एक्चुअली अभी स्वीडन का मेंबर बनना, इसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये एक हमारे लिए बहुत एक मेजर स्टेप है, जो बेसिकली अपने आप में एक वेरी नेचुरल स्टेप माना जा रहा है। और ये जो एक्सेशन जो साइन हुआ नाटो के साथ में, ये कहा जा रहा है इज अ विक्ट्री फॉर फ्रीडम टुडे, क्योंकि इसके जरिए कहीं स्वीडन जो है वो अब से फ्री, डेमोक्रेटिक, सॉवरिन और यूनाइटेड चॉइस रख सकता है, खासकर नाटो को ज्वाइन करने को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं विक्ट्री फॉर फ्रीडम टुडे, क्योंकि ये ऐसी बातें क्यों स्वीडन कर रहा है कि ये बेसिकली फ्रीडम है आज के दिन, इसके पीछे हम रीजन जानेंगे। लेकिन इसके पीछे जो इमीडिएट रीजन है वो समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा जो मैप आप देख पा रहे होंगे, फिनलैंड और स्वीडन से जस्ट पहले हम बात करें 2013-14 के आसपास में, इसमें 3 कंट्री ज्वाइन किए थे, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यहाँ जो रेड में आप जो देख पा रहे हो, कलिन ग्रेड जो है, ये बेसिकली रसिया का ही पार्ट है। ये भी इसके बारे में जिक्र करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है खासकर। और यहाँ पर जो छोटा सा पैलेट देख पा रहे हो, ये गॉटलैंड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि स्वीडन यहाँ पर नाटो को ज्वाइन क्यों किया। देखिए, 19th सेंचुरी के टाइम में जब नेपोलियनिक जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसके बाद से स्वीडन को कहीं न कहीं किसी भी वॉर में आप इन्वॉल्व नहीं देख सकते हैं। ये अपने आप में एक न्यूट्रल स्टांस लेके चल रहा था। लेकिन साथ-साथ में फिनलैंड और स्वीडन जो है वो मिलिटरीली कहीं न कहीं यूएस के साथ में और बाकी यूरोपियन मेंबर के साथ में मिलिटरीली लिंक देखा जा रहा था। इवन कि कहा जाता है हिस्टोरिकली भी लिंक है दोनों नाटो मेंबर के साथ में। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो है फियर ऑफ सिक्योरिटी। और इसके लिए ना जो फिनलैंड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1940 की हम बात करें जिस टाइम में रसिया ने, उस समय यूएसएसआर था, जब करेलिया, ये जो नीचे पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं, इसको जब एक्वायर किया था जिस टाइम में, तो उस टाइम में फिनलैंड के अंदर एक फियर ऑफ सिक्योरिटी कहीं न कहीं क्रिएट हुई थी। और इसको लेकर यहाँ पर जो फिनलैंड से सटा हुआ जो स्वीडन है, इनके अंदर भी एक डर पैदा हुआ कुछ इस तरीके से कि अगर पड़ोसी के अंदर अंदर कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो क्रिएट होती है, फियर ऑफ सिक्योरिटी, तो कहीं न कहीं आपके बगल वाले के अंदर भी एक सेंस ऑफ जो फियर है वो क्रिएट होती है, जिस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो जब यहाँ
यहाँ पर रसिया ने 2014 2014 के टाइम में क्रीमिया को जब एक्वायर किया और 2022 के टाइम में जब यूक्रेन को जब के ऊपर जब अटैक हुआ और वॉर स्टार्ट हुआ, तो फिनलैंड के अंदर एक डर फिर से क्रिएट हो गया कि 1940 का जो सिचुएशंस है कहीं फिर ना क्रिएट हो जाए। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था कि नाटो का मेंबर बना जाए, क्योंकि नाटो की तरफ से कलेक्टिव डिफेंस की बात की जाती है। और स्वीडन को डर इस बात का था कि फिनलैंड में अगर एक्विजिशंस हो गया, रशिया ने कर लिया, तो स्वीडन भी कहीं न कहीं दूर नहीं है। सो इसी के लिए यहाँ पर जो फिनलैंड है, सबसे पहले 2023 के टाइम में ये नाटो का मेंबर बनता है और इसके 1 साल के बाद में स्वीडन बन जाता है। लेकिन ये जो जर्नी इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो पूरा जो मेंबरशिप में एंट्री जो मिली है, ये पूरा 2 महीने में मिला है। क्योंकि इसके पहले आप देखिए तो टर्की जो था, बार-बार ब्लॉक की जा रहा था। इसके पीछे रीज़न कहा जाता है कुर्द, क्योंकि टर्की में आज के टाइम में जो कुर्द कम्युनिटी है, बेसिकली वहाँ ये लोग का कहना, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो डिमांड करते हैं कुर्दिस्तान। और कुर्दिस्तान ये ओनली टर्की नहीं, टर्की हो गया, आर्मेनिया कुछ पार्ट हो गया, ईरान का कुछ पार्ट हो गया, इराक का कुछ पार्ट, सीरिया कुछ पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है कुर्दिस्तान ये डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर टर्की के अंदर में कंसर्न था, और कंसर्न इसलिए था क्योंकि टर्की यहाँ पर ये जान रहा था कि स्वीडन में एक ग्रुप है पीकेके, ये ऐसा ग्रुप है जो कि कुर्दिस्तान की जो डिमांड है उनको कहीं न कहीं ये रेज़ करता था, उनके डिमांड को इनके हवा देता था। इसको लेकर यहाँ पर जो है स्वीडन ने ये बार-बार कहीं न कहीं टर्की में उठ रहे कुर्दिस्तान की जो आवाज़ है, इसको उठाता रहता था। और इसको लेकर जो टर्की है, इसको लेके एक लगातार कंसर्न था इस बात को लेकर। लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं रिवॉल्व हुई कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्वीडन जो है अपने साइड से स्टेप लेता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स या कुछ मिलिट्री स्टेप्स करते हुए, और दोनों के बीच में जो एक डिस्प्यूट था, इसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट है, आपको बताना चाहते हैं हंगरी। हंगरी यहाँ पर परेशान इसलिए था और ब्लॉक इसलिए किया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर ओरबान, विक्टर ओरबान, इनके ऊपर ये एलिगेशन बार-बार स्वीडन लगाता था कि ये बेसिकली यहाँ पर जो है रसिया के साथ में ये मिला हुआ है। इनकी लेजिटिमेसी को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो स्वीडन है, कहीं न कहीं आगे चलकर कहीं कन्विंस करने में सफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन यहाँ पर डील करने के लिए बैठा हुआ था। फाइनली यूरोपियन यूनियन का डील करने के बाद में रेटिफिकेशन जो है वो अंडर प्रेशर होने के बाद हंगरी दे देता है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें स्वीडन की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज किस तरीके से? देखिए, अब नाटो का मेंबर बन चुका है, इनके अंदर एक जो फियर ऑफ सिक्योरिटी थी वो हट चुकी है। यहाँ पर स्वीडन नाटो के न्यूएस्ट मेंबर बनने के बाद में स्वीडन जो है बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये डिमांड किया है कि अब हम लोग जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है उसको फोर्टिफाई करेंगे। स्ट्रेटेजिक आइलैंड ये बेसिकली गॉटलैंड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्टिफिकेशंस के लिए बार-बार कहीं न कहीं रसिया जो है, देखिए रसिया आप नीचे आप देख पा रहे हैं, ये रसिया की एक्वायर्ड टेरिटरी है, जिसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, जो कलिनग्रेड है ना, यहाँ पर रशियन मिलिट्री पहले से यहाँ पर डिप्लॉयड है, और इसी के लिए यहाँ पर जो स्वीडन है फोर्टिफिकेशन गॉटलैंड में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो लोकेशन अपने आप में मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, और जो कि बाल्टिक सी से बिल्कुल ही क्लोज है, और इसीलिए इतना खासकर इंपॉर्टेंस रखता है। इवन कि यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये गैप कहते हैं सुवाल्की गैप, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो एस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया, यहाँ पर तो ऑलरेडी नाटो के जो फोर्सेस है डिप्लॉयड है, यहाँ ब्रिटिश, कैनेडियन, जर्मन, इवन कि नीचे अब पोलैंड आएंगे तो यहाँ अमेरिकन फोर्सेस है। लेकिन ये जो गैप है बेसिकली सुवाल्की गैप, और ये जो बेसिकली आप एरिया देख पा रहे हो, ये क्लीन ग्रेड का ही वो एरिया जो रसिया के पास में है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो एक्विजिशंस है, जो खासकर रसिया का जो वेस्टर्न फ्रंट है, ये जो वाला जो फ्रंट है, इसको लेकर यहाँ पर एक घेरने की तैयारी चल रही है। और अब यहाँ पर नाटो के जो फोर्सेस है इजिली यहाँ पर रसिया को कहीं ना कहीं पूरी वेस्टर्न फ्रंट में घेर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ फिनलैंड पहले ऑलरेडी यहाँ पर है, तो फिनलैंड अब इसके साथ यहाँ पर जो स्वीडन है, स्वीडन का हालांकि यहाँ पर कोई बॉर्डर टच नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है पूरा फोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेप्ट कि यूक्रेन और बेलारूस को छोड़कर। बेलारूस जो आज के टाइम में रसिया के साथ में ही है, और यूक्रेन जहां तक बात रही तो ये लगातार कहीं ना डिमांड करता आ रहा है कि हमें नाटो का मेंबर बनाओ। यूएसए ने भी यहाँ पर संतावना दी है कि यस आपको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब रसिया यूक्रेन वॉर जब खत्म होगा उसके बाद में। हालांकि यूएसए जो है यूक्रेन को लगातार कहीं आर्म्स और जो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करता आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने साइड से कह रहा है कि जब ये खत्म हो जाएगा, आप जब तक हथियार दोगे तो खत्म कहां से होगा। लेकिन इसी के यहाँ पर जस्ट कुछ दिन के बाद में, ज्वाइन करने के बाद में, स्वीडन और फिनलैंड दोनों यहाँ पर नाटो के बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन करते हैं, जो कि एक लंबे टाइम के बाद होता है। और ये ज्वाइन बेसिकली कहाँ किया जाता है? ये नॉर्दर्न फिनलैंड आप देख पा रहे हैं, इसी के जस्ट यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर किया जाता है, जिसमें स्वीडिश जो जेस 39 है
जो कि अपने आप में ग्रिपेन एयरक्राफ्ट है। रशियन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ पर ओपनली जो है स्वीडन यूज़ कर रहा है। आप ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है खासकर नाटो को लेकर खासकर फंडिंग। ट्रम्प बार-बार कहते हैं कि नाटो को एक्सपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है नाट क्योंकि इसमें उतना ही बर्डन आएगा, फाइनेंशियल बर्डन आएगा और ये बर्डन जितना मेंबर्स बढ़ेंगे, छोटे-छोटे देश तो जो आपको पता होना चाहिए एस्टोनिया, लातविया, जो लिथुआनिया इनके साथ में डीले साइन होती है कि आप अपने मिलिट्री बजट में या जो डिफेंस बजट है उसमें 2% 3% जो बजट है आप उसमें बढ़ाएँगे, खासकर नाटो को लेकर। इवन कि स्वीडन के साथ पे जो डील साइन हुई है मेंबरशिप बना उसको लेकर भी कहा गया कि आप 2% के अराउंड जो डिफेंस बजट आप उसको बढ़ाएँगे। तो इसको लेकर यहाँ पर रिसेंटली ये 12 मार्च का आर्टिकल आप देख सकते हैं कि बाइडेन ने पोलैंड के लीडर्स के बेसिकली इससे बात की गई खासकर फंडिंग को लेकर क्योंकि पोलैंड हमेशा रेस्ट्रेंट रहता है खासकर फंडिंग को लेकर नाटो ग्रुप में। इवन कि रसिया इसकी रिस्पॉन्स में यहाँ पर कुछ दिन पहले की बात है जब मेंबरशिप बनने की जब बात हो रही थी तो यहाँ पे ये कहा कि हम लोग इसके अगेंस्ट मिलिट्री टेक्निकल स्टेप्स ले सकते हैं। एक्चुअली मिलिट्री टेक्निकल स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। एक होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्स, एक होता है स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर आर्म्स। टैक्टिकल मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशंस एरियाज में वहां पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली यहाँ पर तो 22 में करने वाले थे लेकिन मोदी जी ने इन्हें रोक लिया। इवन की कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे थे कि चाइना के अग्रेशन के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्स भी यूज किया जा सकता है यहाँ पर। रिसेंटली यहाँ बात करें तो यहाँ पर रसिया, चाइना और ईरान दोनों एक साथ यहाँ पर नेवल वॉर गेम्स यहाँ पर प्ले कर रहे हैं जो कि लॉन्च होने वाली इसी मंथ में। और ये जो पूरा जो नेवल वॉर होने वाली है पर्शियन जो गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पर ये कंडक्ट होने वाली पिछले साल भी यहीं पर हुआ था। डेट अभी तक डिसाइड नहीं है लेकिन हाँ जल्द ये होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन देखी जा रही है नाटो को लेकर इसके अगेंस्ट यहाँ पर ये मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो लॉन्च नेवल वॉर है वो किया जा रहा है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है आगे भी और भी डेवलपमेंट निकल के आए क्योंकि आज के टाइम में बाल्टिक सी की बात करें या ब्लैक सी की बात करें वहां पर आज के टाइम में एक सिचुएशंस एक क्रिएट हो रही है खासकर वॉर वाली सिचुएशंस क्योंकि अब एक्सेप्ट यूक्रेन और बेलारूस दोनों को छोड़ के लगभग जितने भी कंट्री है वेस्टर्न साइड के रशिया के नाटो के मेंबर बन चुके हैं जो कि रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी कंसर्न वाली बात है। सो इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है? रसिया यहाँ पर क्या स्टेप ले सकता है और क्या लेना चाहिए रसिया के लिए? और क्या एक फोर्थ फ्रंट भी ओपन हो रहा है खासकर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में या हम ये कि नाटो और रशिया के बीच में? तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।